हाँ जी, आज का केस जो है हमारे पास कंचना राय वर्सेस गीता शर्मा एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट। ये केस रिलेट करता है बिटवीन द डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। ठीक है? मतलब ससुर और उसकी बहू से संबंधित एक मेंटेनेंस प्रोविज़न को लेकर केस है जी। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। क्वेश्चन सिंपली ये था कि जो विधवा बहू है, वो अपने फादर इन लॉ की संपत्ति में से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसके फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाए। उसके बाद की बातें हैं, मतलब फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है और उसकी बहू जो है फादर इन लॉ की वो भी विधवा हो चुकी है, मतलब उसका बेटा भी मर चुका है, ठीक है? तो क्या जो वो बहू है, वो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी या नहीं? तो इसके ऊपर जो आंसर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम विद प्रोविजंस जो है वो समझेंगे। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से कि वेदर ए डॉटर इन लॉ हू बिकम्स ए विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ, ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें जो डॉटर इन लॉ है वो विडो हुई है फादर इन लॉ की डेथ होने के बाद, ठीक है? आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ, दैट डॉटर इन लॉ इज ए डिपेंडेंट। क्वेश्चन है कि वेदर दैट डॉटर इन लॉ इज ए डिपेंडेंट अपॉन द estate of the father-in-law and entitled to claim maintenance from his estate। क्या ऐसी डॉटर इन लॉ भी फादर इन लॉ की संपत्ति में से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी? ठीक है? क्या उसको हम डिपेंडेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि डिपेंडेंट जो है वो एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की प्रोविजन में डिपेंडेंट से डिफाइन करे गए हैं कि जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, फिर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग होते हैं, तो उनकी लिस्ट दे रखी है, तो वो कहाँ से मेंटेनेंस लें, ठीक है? तो वो उन उन लोगों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, जिन लोगों के पास डाइड पर्सन की जो संपत्ति है, वो जाती है, ठीक है? तो मतलब उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। एक बार देखते हैं इसमें प्रोविजंस हैं इसमें जो अप्लाई होंगे। सेक्शन 19 से रिलेटेड ये केस है, सेक्शन 21 क्लॉज़ 7 से रिलेटेड है एंड सेक्शन 22 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये एक्ट जो है वो 2 चीज़ों से डील करता है, अडॉप्शन और एक मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस की प्रोविज़न्स हैं, ठीक है? उसमें एक चैप्टर जो है वो मेंटेनेंस का दिया हुआ है। ये मेंटेनेंस की तीनों प्रोविज़न्स हैं, 19, 21 और 22, ठीक है? ये 3 प्रोविज़न से रिलेटेड केस है। तो इसमें अगर हम देखें, आंसर जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट, आंसर एक बार पढ़ेंगे शॉर्ट में, फिर मैं उसको समझाऊँगा भी क्यों का है। तो ए डॉटर इन लॉ हू बिकम ए विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ इज ए डिपेंडेंट, इसमें पॉजिटिव आंसर करें, ठीक है जी, इज ए डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट ऑफ द फादर इन लॉ एज पर सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज एस्टेट। तो वो भाई अपने फादर इन लॉ के प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी एज पर दीज सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, ठीक है? अब उसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हेल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर क्लियरली, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वी आर क्लियरली ऑफ ओपिनियन दैट, कि हमारा ओपिनियन तो देखो ये है कि वर्ड्स जो है ना कि एनी विडो ऑफ द सन ऑफ ए डिसीज्ड हिंदू is a dependent within the meaning of section 21 clause 7 of the act। क्योंकि क्लॉज 7 में ना वहां पे वर्डिंग लिखी हुई है एनी विडो ऑफ हिज सन, तो उस वर्डिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एनी विडो लिखा है, तो ये तो कोई नहीं है कि वो विडो मतलब फादर इन लॉ के मरने से पहले होगी थी या फादर इन लॉ के मरने के बाद हुई है। तो एनी विडो इंक्लूड्स दैट विडो ऑल्सो। समझ के बात? क्योंकि यहाँ पे विडो कौन-सी है? यहाँ पे विडो आ रही है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ। तो इसी के ऊपर सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से? सुप्रीम कोर्ट का आंसर है कि मैं इसी पे आंसर कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बेयर एक्ट में लिखा है कि एनी विडो ऑफ द सन, तो एनी विडो इंक्लूड्स दैट विडो भाई, ठीक है? चाहे आफ्टर वाली है, अगर बिफोर वाली हो तो बिफोर वाली भी आ जाएगी। तो इनका आफ्टर के ऊपर क्वेश्चन था, तो आफ्टर को आंसर कैसे कर रहे हैं कि भाई एनी विडो लिखा है, ठीक है? एज़ पर दिस प्रोविजन
एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ए मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। तो 22 में एक्चुअली जो डिपेंडेंट्स हैं, तो इसको डिपेंडेंट माना गया है एनी विडो ऑफ द सन को, ठीक है? जो डिपेंडेंट्स हैं वो मेंटेनेंस 22 में ले सकते हैं, तो वही ये भी ले सकती है, ठीक है? जो ये वाली विडो। अच्छा, सेक्शन 19 को एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 19 में क्या चीज़ है और सेक्शन 21 और 22 में क्या चीज़ है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है? इस पैरे में, ध्यान से पढ़ेंगे। सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ ऑफ द डिसीज्ड हिंदू। क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ ऑफ द डिसीज्ड हिंदू। इसमें जो मेंटेनेंस है ना विडो डॉटर इन लॉ को दिलवा रखा है, अगर मान के चलो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और ससुर उसका बैठा हो, तो वो अपने फादर इन लॉ से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है? इसमें ससुर जिंदा है, तो वो सेक्शन 19 बता रहे हैं कि जब जिंदा हो ससुर, तब आप क्लेम कर सकते हैं अपने फादर इन लॉ से, ससुर से, ठीक है? और it simply contemplates that a Hindu wife is entitled to be maintained after the death of her husband by the father-in-law. Thus, it casts an obligation upon the father-in-law to maintain his daughter-in-law. तो ये obligation सेक्शन 19 में फादर इन लॉ के ऊपर डाली गई है कि अगर उसका बेटा ना रहे तो फिर भाई बहू उससे मेंटेनेंस ले सकती है, बट उसकी भी कुछ शर्तें हैं। देखो, वो 19 के बेसिस में बेसिस पे ही मतलब ऑब्लिगेशन आएगी, जैसे सेक्शन 19 में ऑब्लिगेशन लगाई गई है, ठीक है? द सेड ऑब्लिगेशन सबसिस्ट ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर इन लॉ। तो ये तो उसके जीते जी बात है अभी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर इन लॉ एज द अफोरसेड प्रोविजन nowhere contemplates that the daughter in law would be entitled to maintenance from the state of the father in law। सेक्शन 19 का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है कि भाई फादर इन लॉ की स्टेट से ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फादर इन लॉ जब तक जिंदा होता है तब तक आप 19 में मेंटेनेंस ले सकते हो, ठीक है? यहाँ तक बात खत्म होगी ना? क्लियर? तो मतलब जब तक फादर इन लॉ है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से एज़ पर सेक्शन 19 जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात समझेंगे। इन अदर वर्ड्स सेक्शन 19 कंटेम्पलेट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डॉटर इन लॉ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर इन लॉ। ये बात क्लियर है ना बिल्कुल? व्हेयर एज़ अब दूसरी साइड आ गए हैं। व्हेयर एज़ सेक्शन 22 कंटेम्पलेट्स, हाँ, अब डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस बताएँगे। जो सेक्शन 21 वाले डिपेंडेंट्स हैं, उनका मेंटेनेंस कहाँ पे है? 22 में। तो बता रहे हैं कि सेक्शन 22 कंटेम्पलेट्स मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। ये डिपेंडेंट को मेंटेनेंस देता है और डिपेंडेंट्स की बात तब लागू होती है जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। ठीक है? इंक्लूडिंग द विडोड डॉटर इन लॉ, तो उसमें विडोड डॉटर इन लॉ शामिल है जी, डिपेंडेंट्स में, फ्रॉम द स्टेट ऑफ द फादर इन लॉ। सो मीनिंग देयरबाय दैट कि ए क्लेम अंडर सेक्शन 22 कैन बी रेज्ड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इन लॉ। तो ये सेक्शन 22 जो है, वो अप्लाई तभी होगा जब फादर इन लॉ की डेथ हो जाएगी। क्लियर? बट उसमें जो इनका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की मेन रीजनिंग जो है, वो सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के दी गई है, एनी विडो ऑफ द सन इंक्लूड्स दैट विडो। ठीक है? दैट विडो मतलब जो आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ विडो बनी है, ठीक है? उसके हस्बैंड की डेथ बाद में हो रही है, बट फादर इन लॉ पहले चले गए, ठीक है? एक बात मैं हल्की सी आपको गाइड कर देता हूँ कि जो सेक्शन 21 और 22 में बातें लिखी हुई हैं डिपेंडेंट के मेंटेनेंस की, अब ये एस्टेट जिन लोगों को जाती है ना, जैसे उसके फादर इन लॉ की एस्टेट 3 लोगों को गई हो इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में, तो वो 3 लोगों से जो है वो क्लेम कर पाएगी, ठीक है ना? जो भी है एज़ ए डिपेंडेंट बन के वो मेंटेनेंस ले सकती है। उन 3 लोगों से ले सकती है क्योंकि वो 3 लोगों ने उसके फादर इन लॉ की एस्टेट सँभाल ली है, ठीक है? उनको वो सक्सीड हुई है, तो फिर तीनों से वो मेंटेनेंस माँगेगी और तीनों वो जो भी है कोर्ट मतलब शेयर दिलवाएगी उनसे, उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है? बट ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।